साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं, यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसका जो पहला टेस्ट है उसको यहाँ पर हम लोग 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन से जिले प्रमुख रूप से नगवा बांध सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं? तो ये हैं आपके मिर्जापुर एवं सोनभद्र। अगला है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी आर्कटिक महासागर में गिरती हैं? तो लीना, ओब, एनसी, ये तीनों नदियां जो हैं ये सभी एशियाई नदियां हैं जो कि साइबेरिया में बहने वाली नदियां हैं और ये आर्कटिक सागर में जाकर के गिर जाती हैं। इसलिए यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और शीत ऋतु में इनके मुहावने जो होते हैं वो बर्फ से जम जाते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शिशुवध पर प्रतिबंध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लगता है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 तक ये गवर्नर रहता है। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में। वहीं नेटिव मैरिज एक्ट जो है ये नॉर्थ ब्रुक के समय में 1872 में होता है। शारदा एक्ट जो है ये 1930 का है। उस समय जो गवर्नर रहता है कौन रहता है? लॉर्ड इरविन रहता है, ना कि लॉर्ड कर्जन। इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, फरेजी आंदोलन 1819 का है, बिल्कुल सही बात है, 1819 का है ये, ठीक। और तायूनी आंदोलन जो है 1890 का नहीं है, बल्कि ये कब का है? ये है आपका 1839 का, 1839 का। इसलिए बी वाला आपका जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। जबकि अलीगढ़ आंदोलन 1875 का, अहमदिया आंदोलन 1889-90 का है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। फरेजी आंदोलन जो है ये 1819 का है। कहां पे होता है? बंगाल के फरीदपुर में। और इसके नेता कौन थे? हाजी शरीतुल्लाह और दादू मियां। जबकि तायूनी आंदोलन 1839 का है, ढाका में होता है। इसके नेता कौन थे? करामत अली। अलीगढ़ आंदोलन ये 1875 का है, 1875 का ये आंदोलन है। और कहां पे होता है? अलीगढ़ में। सर सैयद अहमद खान इसके नेता थे। जबकि अहमदिया आंदोलन की बात करें तो ये 1889-90 का है, फरीदकोट में यह होता है। और इसके नेता गुलाम अहमद थे, गुलाम अहमद। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, बिल्कुल सही बात है। शालू वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, नहीं, नरसिंह ने की थी। जबकि तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इस प्रकार से यहां पर असत्य कौन सा है? पहला सही है, दूसरा तीसरा असत्य है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कंपनी के अधिकारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद कर दिया गया था? तो यह था आपका बंगाल गजट था, ठीक है। बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत 1870 में होती है। इसके संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। इस समाचार पत्र की सरकार की प्रखर आलोचनात्मक दृष्टि के कारण 1782 में बंद कर दिया गया। यहां ध्यान रखिएगा, मैंने गलत बोल दिया था, 1870 नहीं। इसकी स्थापना जो होती है यह शुरुआत कब होती है? यह शुरुआत आपकी होती है 1780 में, ठीक है। 1780 है, ना कि 1870। 1780 में होती है और 1782 में बंद हो जाता है। आगे चलते हैं। गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? के गोपाल स्वामी। यह पुस्तक जो है 1969 में 1969 में प्रकाशित होती है। इस पुस्तक में के गोपाल स्वामी जी ने लिखा है कि भारत छोड़ो का नारा मेहर यूसुफ अली ने गांधी जी के सामने रखा और गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह कथन निम्न से किसका है? तो ये जो कथन है ये भगत सिंह का है। किसका है? भगत सिंह का है। आगे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस वर्ष की गई? 1874 में की गई थी और हिंदी भाषा में की गई थी। और इनका बचपन का नाम क्या रहा है? मूल शंकर था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। 86 को देखें। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहां पे देखिए 3 घटनाएं दी गई हैं। सर सैयद अहमद खान द्वारा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना ये कब की जाती है? तो ये की जाती है 1877 में, ठीक है। और शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में देव समाज की स्थापना कब होती है? 1887 में, 1887 में। और वहीं आगरा में शिवदयाल खत्री द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब होती है? 1861 में। तो इसमें आप देखें सबसे पहले क्या आएगा? पहले आगरा में शिवदयाल खत्री द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना होगी, तो 3 पहले आएगा। फिर आपका
सर सैयद अहमद खान द्वारा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होगी तो 1 आ जाएगा। और सबसे लास्ट में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में देव समाज की स्थापना 1887 में होती है, ये आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। 312, ठीक है, 312 किस में है? ए में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया था? यह पैम्पलेट जो है सी राजगोपालाचारी ने जारी किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ उसको लागू होने की तिथि है। इसे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, समग्र शिक्षा अभियान ये कब का है? 1 अप्रैल 2018 का, 4 से मिला दीजिए। सागर मित्र योजना ये होता है 1 फरवरी 2020 को, 3 से मिला दीजिए। भारतमाला परियोजना ये 24 अक्टूबर 2017 का है, 2 से मिला दीजिए, भारतमाला है। सागरमाला परियोजना ये 25 मार्च 2015 का है, इसे 1 से मिला दीजिए। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो ये देखिए आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष से प्रचलन में लाया गया? तो ये लाया गया 1957 से, 1957 से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रणाली के अनुसार जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का करोड़ मूल्य का स्वर्ण तथा 85 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा शामिल होती है। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं है? तो सिक्किम में स्थापित नहीं है। राजस्थान, बिहार, नागालैंड में है, परंतु सिक्किम में नहीं। देखिए, भारत के 2 राज्यों सिक्किम और गोवा में एक भी ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। सबसे पहले 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। कौन से? उत्तर प्रदेश में 2, मुरादाबाद और गोरखपुर में, हरियाणा में 1, भिवानी में, राजस्थान में 1, जयपुर में, और पश्चिम बंगाल में 1, मालदा में। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक की हिस्सेदारी जो होती है वो किस अनुपात में होती है? 50:15:35 के अनुपात में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 91, यहां पे भी 2 सूचियां दी गई हैं। एक तरफ वित्तीय संस्थाएं हैं और दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष दिया गया है, तो इसे हमें सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब होती है? सितंबर 1956 में, 3 से मिला दीजिए। भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1972 को, 1 से मिला दीजिए। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को, 4 से मिला दीजिए। और वहीं भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब होती है? यह होती है मार्च 1982 में, इसको आप 2 से मिला दीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 3142 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉरेंज वक्र आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतनी अधिक होगी, बिल्कुल सही, दोनों कथन सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को लॉरेंज वक्र कहते हैं। लॉरेंज वक्र वस्तुतः आर्थिक विषमता की माप करता है। दूसरा, आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप गिनी गुणांक कहलाती है। गिनी गुणांक का माप जितना अधिक होगा समाज में विषमता भी उतनी अधिक होगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर अवस्थित है? ये संगम काल के पत्तन है, वो पश्चिमी तट पर अवस्थित है। देखिए, इसमें आपका नेल्सिंडा, मुसरी और तोंडी ये पश्चिमी तट पर थे और पुहार जो है ये पूर्वी तट पर था। पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है, इसी में इन बंदरगाहों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर 1 2 3 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना सबसे बाद में होती है? देखिए, यहाँ पर आप क्रम लगाइए। पहले आपका इल्बर्ट बिल विवाद कब होता है? 1883 में। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार कब होता है? 1877 में। संथाल विद्रोह कब होता है? 1855-56 में। ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 1845-46 में। देखिए, इसमें सबसे लास्ट में क्या होता है? इल्बर्ट बिल विवाद घटना होती है 1883 में। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ पवनार आश्रम में किया गया। पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। और इसमें पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से कौन सा एक सबसे पूर्व में स्थित है? देखिए, आपका सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है,
नाथुला सिक्किम में है, बॉम्बडिला अरुणाचल प्रदेश में है, लिपलेक उत्तराखंड में है। तो सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, तो बॉम्बडिला आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? काकोरी कांड के अभियुक्त और उनको फांसी स्थल, रोशन सिंह को जो फांसी है इलाहाबाद में दी गई, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को शाहजहांपुर में नहीं बल्कि गोंडा में दी गई थी। ठीक है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है, सी सुमेलित नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जिसमें इन सभी को सजा दी गई। आगे चलते हैं। वर्ष 1922 में सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की गई। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां। कौन थे? हकीम अजमल खां। जून 1922 में कांग्रेस द्वारा अपनी भावी रणनीति हेतु सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की गई। इस समिति के अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। इसके सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी, विट्ठल भाई पटेल और कस्तूरी रंगा इत्यादि थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे बिशंभर दयाल। कौन थे? बिशंभर दयाल थे। इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1982 तक था। वहीं कमलाकांत वर्मा ये प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाईकोर्ट में। संजय मिश्र वर्तमान लोकायुक्त हैं, 7वें नंबर के उत्तर प्रदेश के। वीरेंद्र स्वरूप सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति रहे उत्तर प्रदेश में ये। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू किया गया? तो अगस्त 2004 में लागू किया गया था, अगस्त 2004 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रदेश की महिलाओं के उत्पीड़न संबंधित शिकायतों के निस्तारण, विकास की प्रक्रिया में सरकार को सलाह देने तथा उनके सशक्तिकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने को लेकर के 2002 में जो है आपका महिला आयोग का गठन हो गया था। तो महिला आयोग का गठन 2002 में होता है, परंतु अधिनियम 2004 में आता है। वर्ष 2004 में आयोग के क्रियाकलापों को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 अस्तित्व में आता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? श्रीमती बिमला बाथम हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र कौन सा है? वाराणसी है, वाराणसी है। लंगड़ा आम वाराणसी में, दशहरी आम लखनऊ, सफेदा वन चौसा सहारनपुर और स्टाइल आम जो है मेरठ और बागपत में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। निम्नलिखित में से कौन सी मैदानी नदी नहीं है? तो देखिए, इसमें नारायणी नदी जो है ये मैदानी नहीं। नारायणी नदी को गंडक नदी के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम हिमालय से है। यह नदी नेपाल से निकलकर उत्तर भारत में प्रवेश करती है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। ठीक है, जबकि अन्य मैदानी नदियां हैं। वरुणा नदी, वरुणा नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी, जो प्रयागराज जिले के फूलपुर नामक स्थान से निकलती है और वाराणसी के सराय मोहाना में गंगा से मिल जाती है। और वहीं पांडो नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से निकलती है और फतेहपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं स्थान और नदी का, हमें इन्हें सुमेलित करना है। कलांकर ये प्रतापगढ़ में किसके किनारे है? गंगा के किनारे, 4 से मिला दीजिए। बटेश्वर यमुना नदी के तट पर है, 2 से मिला दीजिए। बड़हलगंज गोरखपुर ये है आपका सरयू नदी के तट पर, 3 से मिला दीजिए। सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर, 1 से मिला दीजिए। तो 4231 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी और 1998 में घोषित राज्य की प्रथम खनिज नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जननांकीय आंकड़ों पर विचार कीजिए। जनघनत्व में उत्तर प्रदेश का सभी राज्यों में 9वां स्थान है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश का भारत के सभी राज्यों में लिंगानुपात में 26वां स्थान है, ये भी सही है। भारत के सभी राज्यों में साक्षरता में उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? तो जो आपका परत अपर्दन होता है इसे कहा जाता है, परत अपर्दन को या सॉइल इरोजन को। देखिए, जलीय मृदा अपर्दन का एक रूप है परत अपर्दन। परत अपर्दन क्या होता है? समतल खेती में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाता है और खेत की उर्वरता कम होती जाती है, इसलिए इसे किसान की मौत कहा जाता है। आगे चलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं? कृषि श्रमिक की बात पूछ रहा है। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 59.3% जो है वो लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। इनमें से 29% जो है 29% कृषक हैं और 30.3% जो है ये कृषक श्रमिक हैं या कृषि श्रमिक हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना जो है आपका 1999 में की गई थी। 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा अधिनियम 1999 के तहत की गई थी, 24 मार्च 1999 को।
आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु पर्यावरण हितैषी स्वरूप के कारण हरी धातु कही जाती है, तो यह है एल्युमिनियम। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने द्वारा लिखी गई है, तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये सभी की सभी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, बिल्कुल सही है। रूस में स्थित, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, अन्नाई मुड़ी चोटी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा या से सत्य है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, सही है। यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, ये भी सही है। यह प्रायद्वीपीय या भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आपका डोडा बेटा आता है, फिर महाबलेश्वर आता है। तो यहाँ पे तीनों कथन आपके सही हैं, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, तो क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। ब्यास, रावी, सतलज, चेनाब, उपरोक्त नदियों में से किसका या किनका उद्गम स्थल भारत में है। तो देखिए, ब्यास, रावी, चेनाब का, इनका उद्गम स्थल भारत में, जबकि सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, बल्कि ये तिब्बत में स्थित राक्षस ताल से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पर 1, 2, 4 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये कनाडा में है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा एक क्षेत्रफल के अनुसार अंतिम स्थान पर है, यूरोप। सबसे बड़ा आपका एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर आपका यूरोप आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात शहरी क्षेत्रों के लिंगानुपात से कम है, ये कथन आपका पूरी तरीके से गलत है। दूसरा, केंद्र शासित क्षेत्रों में अंडमान एवं निकोबार सबसे कम नगरीकृत है, ये सही है। तो यहाँ पर दूसरा सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है, 949 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कितना है, 929 है, जबकि ओवरऑल कितना है, 943 है। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है। इन नियमों के प्रतिपादक कौन थे, तो इन नियमों के प्रतिपादक थे बैरी कोमोनोर थे। ये अमेरिकी बायोलॉजिस्ट और पर्यावरणविद थे। देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की कार्यशीलता के 4 मुख्य नियम हैं। कौन कौन से? पहला नियम है एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। दूसरा है एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर। तीसरा है नेचर नोज बेस्ट। चौथा है देयर इज नो सच थिंग्स आर फ्री लंच। आगे चलते हैं, 118 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा 1927 ईस्वी में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो ये अवधारणा चार्ल्स एल्टन के द्वारा दी गई थी। देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र के रूप में दिखाया जाता है तो इन्हें पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना 1927 में चार्ल्स एल्टन द्वारा प्रस्तावित की गई थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से इकोटोन का उदाहरण है, तो घास भूमिया, ज्वार, नदमुख, नदी तट, ये सभी के सभी हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इकोटोन जो होता है 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य अथवा 2 भिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र है, जिसमें दोनों पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इकोटोन में जैव विविधता दोनों ही तरफ के समुदायों की तुलना में अधिक होती है। इस परिघटना को एज इफेक्ट कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 120। जैव आवर्धन से सबसे अधिक प्रभावी या सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है, तो मनुष्य की। देखिए, जैव आवर्धन की प्रक्रिया द्वारा प्रदूषकों का संकेतन आहार श्रृंखला में के एक जीव से दूसरे जीव में होता है। क्योंकि मानव एक सर्वाहारी प्राणी है जो सभी पोषण स्तर से भोजन प्राप्त करता है, अतः मानव में विषैले पदार्थों के संचयन की संभावना अधिक होती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन के माध्यम से शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र के साथ साथ मस्तिष्क एवं गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है, तो यह है आपका सीसा। पर्यावरण में सीसा का उत्सर्जन गैसोलीन, कीटनाशकों तथा विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों से होता है। यह सामान्यतः धूल के रूप में होता है। यह वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है, जो सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क व गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत कितने वर्ग रखे गए? 6 वर्ग हैं, कुल 6 वर्ग हैं। ठीक है, वो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक ये 2014 में लाया गया था। देखिए, इसमें प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग कलर कोड है। जैसे जो 6 हैं, पहला है अच्छा, दूसरा संतोषजनक, तीसरा सामान्य प्रदूषित, चौथा खराब, पांचवा अति खराब, छठा गंभीर। आगे चलते हैं, पर्यावरण से संबंधित निम्न सम्मेलनों में गरीबी मिटाने हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में। ठीक है, इसमें की गई थी। जबकि जो स्टॉकहोम सम्मेलन रहा है 2004 का, यह 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों पर रोक के लिए है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो 2005 का है, यह एक पर्यावरण कोष बनाने और विकसित तकनीक हस्तांतरण का निर्णय इसमें किया गया था। आगे चलते हैं, हरित जलवायु निधि
ग्रीन क्लाइमेट फंड कहते हैं, GCF। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? 2011 में। हरित जलवायु निधि की स्थापना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तत्वाधान में वर्ष 2011 में की गई थी। इसके अंतर्गत 100 बिलियन कितने 100 बिलियन डॉलर के एक कोष की स्थापना की गई जो विकसित देशों द्वारा वित्त पोषित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है, बिल्कुल सही बात है। मटर की फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलों में अल्फा है, ड्राई बीन्स है, मटर है, सोयाबीन है, उड़द इत्यादि है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर इत्यादि ऐसे जिले हैं जहां पर मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ये सब पश्चिमी राजस्थान के हिस्से हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। जनजाति और अवस्थिति। देखिए, रेगमा जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार की नहीं बल्कि नागालैंड की, तो ये सुमिलित नहीं है, जबकि टोडा तमिलनाडु की है, बिरहोर झारखंड की है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 127 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कालानुक्रम के अनुसार सबसे बाद में आता है? देखिए, जैव विविधता अधिनियम जो है ये दिसंबर 2002 का है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। प्रोजेक्ट टाइगर 1992 का है। जैव विविधता आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973 का। तो सबसे बाद में इसमें देखिए क्या है, जैव विविधता अधिनियम 2002 का। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक कीटों द्वारा विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने के लिए उत्सर्जित किया जाता है? यह है फेरोमोन्स। क्या है? फेरोमोन्स। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑकस एक नवीन परिष्कृत त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली परमाणु पनडुब्बी के निर्माण की तकनीक साझा होगी। ऑकस में भारत और जापान को भी शामिल किया गया है। तो देखिए, पहला कथन तो सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ये त्रिपक्षीय समझौता है किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूके और यूएसए के बीच में है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिए, इसमें भारत और जापान को शामिल नहीं किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इनर लाइन परमिट प्रणाली घरेलू पर्यटकों हेतु समाप्त घोषित किया है? लद्दाख ने घोषित किया है। यह एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता है जो भारत के किसी संरक्षित क्षेत्र में भ्रमण के लिए वहां के गैर मूल निवासियों के लिए आवश्यक होता है। अभी वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में यह व्यवस्था लागू है। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सेक्रेट पोर्टल का शुभारंभ निम्न में से किसके लिए किया गया? वृद्धजनों के लिए किया है। किसके लिए? वृद्धजनों के लिए। तो देखिए, 1 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भारतीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सेक्रेट पोर्टल, सेक्रेट का पूरा नाम क्या है? सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी का शुभारंभ किया है। यह वरिष्ठ नागरिकों को निजी क्षेत्र में नौकरी प्रदाताओं से जोड़ने का काम करेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। प्रत्येक वर्ष युद्ध वीरों की याद में 23 अप्रैल को मनाया जाने वाला खोंगजोम दिवस का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है मणिपुर से। किससे है? मणिपुर से है। वर्ष 1891 में या वे का आंग्ल मणिपुर युद्ध खोंगजोम युद्ध कहलाता है। इस युद्ध में मणिपुर योद्धाओं ने हार के बावजूद अत्यधिक वीरता का परिचय दिया। इसी की याद में 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष खोंगजोम दिवस या त्यौहार मनाया जाता है या पर्व मनाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 पे। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक श्यामजी कृष्ण वर्मा का संबंध निम्नलिखित में किन संस्थाओं से था? इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इन सभी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किया जाता है। और जो 12 अक्टूबर 2021 को इस संस्था ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में 113 देशों में से भारत का स्थान कितना है? 71वां है। आगे चलते हैं, राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा 7 अक्टूबर 2021 को रायपुर के पास चंदखुरी में किया गया है, ठीक है। इस पर्यटन परिपथ में पर्यटक कोरिया जिले से सुकमा तक भगवान राम से संबंधित आध्यात्मिक स्मृति चिन्हों का अनुभव कर सकेंगे। आगे चलते हैं, यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार सम्मान शखारोव पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवालिन को दिया गया है, जो कि इस समय वर्तमान में जेल में बंद है। आगे चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एनग्रिस्ट तथा गुइडो डब्ल्यू इम्बस को वर्ष 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बिल्कुल सही बात है।
दूसरा, डेविड कॉर्ड ने शिक्षा के स्तर और आय के बीच संबंध तथा अन्य दोनों ने उच्च मजदूरी और रोजगार के बीच संबंधों का निरूपण किया है। तो ये गलत है, क्योंकि डेविड कॉर्ड ने जो है उच्च मजदूरी और रोजगार के बीच संबंधों का निरूपण किया, जबकि अन्य दो ने अर्थात जोशुआ डी एनग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बस ने शिक्षा के स्तर और आय के बीच संबंध निरूपित किया है। तो इसलिए पहला यहां पे सही, दूसरा वाला गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गरीबी उन्मूलन संबंधित है? IRDP अर्थात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये भी है, ये है। NFBS राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मनरेगा आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना और TPDS लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये सभी के सभी जो हैं आपकी गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र सरकार की किस योजना का आदर्श वाक्य कोई भी पीछे न छूटे है? तो यह है जल जीवन मिशन का। जल जीवन मिशन ये वर्ष 2024 तक हर घर तक कार्यात्मक घरेलू जल कनेक्शन, नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को की थी। इसका आदर्श वाक्य है कोई भी पीछे न छूटे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा असम में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कितने किलोमीटर भीतर तक बढ़ा दिया है? तो ये 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया। पहले ये कितना था? 15 किलोमीटर, अब इसे 50 किलोमीटर तक कर दिया गया। यहाँ तक तलाशी अभियान चला सकती है BSF। और वहीं गुजरात में जो है पहले 80 किलोमीटर था, इसे घटा करके 50 कर दिया गया है। आगे चलते हैं। CDS जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात नए CDS का पदभार किसने ग्रहण किया है? जनरल MM नरवणे ने ग्रहण किया है। आगे चलते हैं। दिसंबर 2021 में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है? भूटान ने। इस सम्मान का नाम क्या है? नगदग पेलजी खोरलो। और यह जानकारी जो है वहां के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने दी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, एक सेकेंड, 143। 15 दिसंबर 2021 को यूनेस्को ने किस भारतीय उत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? तो कोलकाता में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। अब जो है वर्तमान भारत की अब तक 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं। आगे चलते हैं। किस भारतीय शटलर ने 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार सिल्वर पदक प्राप्त कर इतिहास रच दिया है? तो यह है के श्रीकांत। कौन है? किदाम्बी श्रीकांत, के श्रीकांत। आगे चलते हैं। 73वें गणतंत्र दिवस पर भारत ने किसे मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है? ये आपका जो होगा 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस होगा, जिसमें 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों को आमंत्रित किया गया है। कौन से 5 देश हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। आगे चलते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्था को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो दिया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को, ISA को। आगे चलते हैं। भारत की हरनौज कौर संधू ने हाल में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम किया। वह किस क्रम की मिस यूनिवर्स बनी है? तो ये 70वें नंबर की, ठीक है, ये बनी है। और देखिए इससे पहले जो है लारा दत्ता ने जीता था 2000 में, और 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था। और इसका जो आयोजन हुआ है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का, कहाँ हुआ? इजराइल के इलियट में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 पे। हाल ही में किस संस्था ने सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत की है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने, ठीक है, 7 दिसंबर 2021 को। यह राजनीति में महिलाओं के लिए शुरू किया गया एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, जिससे पूरे भारत में क्षेत्रवार प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से चलाया जाएगा। आगे चलते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये दिया जा रहा है दामोदर माओजो को। दामोदर माओजो को, ये कोंकणी भाषा के कवि और आलोचक हैं, ठीक है। इसी के साथ ये तो 57वां है, 56वां जो है देने घोषणा किसको की गई है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 असमिया कवि नीलमणि फुकन को देने की घोषणा की गई है। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नागालैंड ने, ठीक है, 1 दिसंबर 2021 को। यह ऐप राज्य के सभी नागरिकों को संकट की स्थिति में सीधे पुलिस से एक क्लिक में संपर्क करने में सक्षम बनाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्नों को 2 वीडियो में कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।